लोग देख रहे थे ना बाहर से, वो पूरी रात उन लोगों ने शब्दों से मुझे नोचा है। मैं बैठ के रोती थी ना, तो भी उनको पता चलता था, भले किसी पकड़ के हक करते हैं, गोद में बैठ जाते हैं, खिलखिलाते हैं। वैसे कुछ ही मिनटों में मिल गया कि बच्चे नहीं हुए, बच्चे कहाँ से, मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने देने वाला एक इंसिडेंट है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा चेहरा आप देख सकते हो गाइस, इतना डल और डीम हो गया है। मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ एक आध महीने पहले, थोड़े दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि अगर इतना ही परेशान है तो इतना तेज और इतना खूबसूरत चेहरा कैसे हो सकता है किसी का। फिर मैंने उसको एक रील भी डाली थी ओरिजिनल, जहाँ पे खड़ी थी वैसे ही। भूल गए कि इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर्स होते हैं अवेलेबल और इंसान उसको यूज़ कर सकता है अपनी खुशी के लिए। और मैं जो रील्स या वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं किसी को किसी भी चीज़ के लिए इनवाइट नहीं कर रही हूँ जो मेरा चेहरा देख के आपको लुभावना लग जाए और आप अट्रैक्ट हो जाओ, ऐसा कोई मेरे वीडियोस नहीं है। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और लाइट सी कॉम्पैक्ट लगाई है। फिर भी नहीं छिप रहा है मेरा डिप्रेशन, मेरी आँखों का दर्द, मेरे अंदर का दर्द मेरी आँखों में दिखता है। एनीवेज गाइस, आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, आगे जो मैंने पोस्ट किए हैं, मैंने पार्ट 1 से पार्ट 9 तक पोस्ट किए हैं, वो प्लीज़ आप री वॉच करना अगर नहीं किए हैं तो। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसमें से कुछ सवाल पूछें जिससे मैं आगे उसके बारे में आपको थोड़ा सी बात बता पाऊँ। हालांकि मैंने वहाँ पे चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई है, पर फिर भी अगर कुछ वहाँ पे छूट रहा है या आगे की वीडियो में कुछ ऐसी बात है जहाँ पे मैंने बोला है कि मैं आपको बताऊंगी और वो बात अभी तक पेंडिंग है, तो आपको अगर कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है गाइस, जब भी आप वीडियोस देखें तो प्लीज़ पूरा वीडियोस ऑनलाइन देखें। सिर्फ इतना सपोर्ट चाहती हूँ ताकि चैनल को थोड़ी सी आगे रिकमेंडेशन भेजने में हेल्प हो, जो आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आप वो मुझे हेल्प करें। और तीसरी बात, अगेन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत प्यारे हो। कल शाम से इंस्टाग्राम पे फिर से लफंडर लोग आ जाते हैं जिनकी बिना सोचे समझे दिमाग में किस को रख के आ जाते हैं, मानसिक बीमार लोग। तो उन लोगों ने मेरा थोड़ा सा माइंड अपसेट कर दिया था। एनीवेज, अब तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट को कंसिडर कीजिएगा और वीडियोस स्टार्टिंग से एंड तक सारे वीडियोस बिना एडवर्टाइजमेंट स्किप किए देखिएगा। बस इतना सपोर्ट चाहती हूँ, हो सके तो 2 या 3 वीडियो दिन में। तो गाइस, मैं आपको आज एक इंसिडेंट जो शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत सेंसिटिव और बहुत इमोशनल है और बहुत शॉकिंग भी है और बहुत बहुत दिल दहलाने वाला और मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने देने वाला एक इंसिडेंट है। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, उसमें क्या हुआ था कि वो जून जुलाई, आपने अगर वीडियोस देखे तो पता होगा कि जून जुलाई में ये सब चीज़ें, पुलिस स्टेशन वो सब स्टार्ट हुआ बहुत बढ़ जाने के बाद क्या, मैंने ही रोक के रखा था। उन लोगों की तरफ से कोई कमी कभी रही ही नहीं है वायोलेंस करने में। तो उससे पहले, मतलब समझो कि स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड ने एक बार अचानक से यहाँ पे गुजरात में आने के प्लान किया 2009 की नवरात्रि में। तो उसने अपने ही एंड से वो सब प्लान किया होगा। यहाँ से कुछ लोग उन लोगों को फोर्स कर रहे होंगे, उनका कुछ इंटरनल, जो मैंने बताया था कि काका जी ससुर है, उन लोगों की बातचीत फ़ोन पे होती रहना, ये जो संजय, उन लोगों की फ़ोन पे बात होती रहना, जो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया रहता नहीं था क्योंकि मैं तो घर पे रहती थी। मुझे ना बुलाते थे, ना कुछ कहते थे, ना कुछ पूछते थे। वो लोग बाहर रहते थे, घूमते रहते थे, वो अपने काम से काम पे हूँ, और बाहर वो लोग कुछ भी प्रोपोगंडा करते, मुझे उसके बारे में कोई भनक तक नहीं लगने देते थे। तो एकदम से मुझे ऐसा बोला गया कि हम जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। तो मैं खुश हो गई। मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती थी, पर उसने बोला कि सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं।
तो मैं ऐसे बच्चे होते हैं ना वैसे ही मैं खुश हो गई थी। मैं उसको ऐसे, बच्चे कैसे ऐसे पकड़ के हक करते हैं, गोद में बैठ जाते हैं, खिलखिलाते हैं, वैसे मैं उसे खुशी खुशी वो जब उसने मुझे बताया तो मैं इतनी खुश हो गई थी। फिर हम आए अहमदाबाद और मुझे लगा कि क्योंकि मैं कहती रहती थी सालों से, और वो सालों से वो चीज़, तो मतलब इतने साल के बाद 2009 के एंड तक तो मेरी माँ या घर कहने की मैं मेरे माइंड से निकल ही गया था, मार खा खा के। उस दिन भी मैं पूछ नहीं पाई, तो मैंने उसको पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसने मुझे वो सिर्फ इतना बोला कि तुम बोल रही थी ना तुमको जाना है जाना है जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं अंदर अंदर खुश हो रही हूँ कि एट लास्ट उसको कुछ लगा कि मुझे लेके जाएंगे। पर गाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब हम यहाँ पे आए तो मैं सोच रही थी कि मेरी माँ के घर पे हम जाएंगे, उनको मिलेंगे, मेरी माँ भी इतने सालों के बाद अपने दामाद को देखेगी, मुझे देखेगी, जो उसने कभी शादी के दिन के बाद कभी देखे ही नहीं थे, हमको देखा नहीं था, सुना नहीं था। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला था कि आपको बेटा मिलेगा, तो मैं अंदर अंदर से ना इतनी इमोशनल हो गई, टूट गई थी एक तरीके से। फिर जब यहाँ पे आए तो पता चला कि हम, भाई उसकी लिस्ट में वो घर है ही नहीं। मेरे मायके वाले मेरे बारे में कुछ ने कुछ सही सोचा था, उसको अपना कुछ काम था इसलिए वो साथ में लेके आया था, और मुझे इसलिए लेके आया था क्योंकि मैं उसके लिए एक ट्रॉफी थी। सिर्फ ट्रॉफी होती है ना जिसको सजाओ गुड़िया जैसे, हमेशा सजा धजा के लोगों के सामने लेके जाओ तो लोग वाह वाह उसको देंगे, वैसे ही यहाँ पे उनके जो रिश्तेदार हैं जिनके घर पे हमारी शादी हुई थी, फिर हम रुके थे, मतलब मेरा ससुराल कहा गया था, उन लोगों के वो भाइयों ने इसको बोला था कि वो मुझे लेके आए, इसलिए वो मुझे लेके आया था। और मुझे नए नए कपड़े उसने, मेरे ही थे पर उसने कबर्ड से निकाल के रखे थे, मेरे ऑर्नामेंट्स रखे थे कि ये सब तुम ले लेना, हम घूमेंगे, पहनेंगे, अच्छे अच्छे तैयार होना, ये सब। तो ये सब बातें हुई थी। फिर जब मैं वहाँ पे गई गाइज, मुझे इतना ऑकवर्ड लगा कि वो सारे लोग मुझे ऐसे, मैं एक रूम में बैठी हूँ और मेरी चारों तरफ ऐसे 25-50 लोग है ना ऐसे लग गए हैं, मुझे नोच रहे हैं, कोई मेरे बाल खींच रहा है, कोई मेरे कपड़े दुपट्टा खींच रहा है, मतलब उनकी बहू है, और कोई मुझे ये सवाल पूछ रहा है, और सारी वल्गारिटी, मतलब समझो हस्बैंड वाइफ है तो वो सब सवाल जो कॉमन होते हैं, जो वहाँ पे मैंने कभी वो सोशल ट्रॉमा फेस नहीं किया, यहाँ पे मुझे वो सब कुछ एक दिन में मिल गया, सालों का। एक दिन में क्या, कुछ ही मिनटों में मिल गया कि बच्चे नहीं हुए, बच्चे कहाँ से होते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितने वल्गर वर्ड्स थे, कितनी वल्गर बातें थी वो। मैं मेरे हस्बैंड के सामने चुपचाप देख रही हूँ, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो अपने मज़े में है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था वैसे ही अपना मन से खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मैं थोड़ी सी उस दिन नाराज़ हो गई पहली बार, क्योंकि मैं बहुत अकेला हो गई थी गाइस। इतने साल वहाँ पे घुट घुट के मर रही थी, फिर वहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी होती है ना, वो जर्नी में मैं वो मेरे अंदर वो फूल खिल रहे थे कि मैं मेरी माँ को देखूंगी, मेरे मायके जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, मिलवाऊंगी, कम से कम एक दिन रुकेंगे, और इसकी मेरे हस्बैंड की भी सारी गलतफहमियाँ शायद दूर हो जाएगी। मेरे परिवार को देख के उनके अगर मिलेंगे ना तो पता चलता है कि हम लोग कैसे हैं। तो उसको कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, जैसे मैं कुछ उसकी लगती ही नहीं हूँ। मैं उसको थोड़े थोड़े मैं ऐसे ऑप्शंस या चांस देती थी कि वो मुझे पूछ ले, पर उसने कभी कोई इंटरेस्ट लिया नहीं। और फिर मैं मतलब वहाँ पे 2-3 घंटे बीतने के बाद जब लोग थोड़ा थोड़ा सा हटे, मुझे चांस मिला, तो दरवाजे के बाहर ही लॉन होती है, छोटी सी लॉन थी, वहाँ पे एक पुराना झूला था, मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। मुझे सांस नहीं आ रही थी गाइस, सिर्फ सांस लेने के लिए मैं वहाँ दुपट्टा सर पे ओढ़ के, जैसे ऐसा लगता था कि मैं खुद को छुपा लूँ ताकि ये लोग मुझे देख के मेरे पीछे फिर से नोचने ना आए। उतने में मैं क्या ही छुपूंगी, पर मन होता है ना, वो ऐसे सिंच हो गया था अंदर से बिल्कुल। और मैं वो दुपट्टा ओढ़ के सिर्फ झूले पे, आगे ही है वो घर, पहले वो लॉन आती है फिर घर के अंदर एंटर होता है, तो मैं वहाँ पे बैठ गई क्योंकि मुझे और चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। नया मतलब अनजाना घर, अनजाने लोगों के बीच में कहाँ उनके घर में ढूंढूंगी जगह। तो मैं वहाँ पे बैठी और बैठते ही वो मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझ पे चिल्लाने लगा।
और उसके पीछे सारे उनके रिश्तेदार, सारे उसके भाई, उनकी बहुएं, वो बुट्टी उनकी जो उसकी काकी जो लगती थी, तो वो मुझे बहुत कुछ बोलने लगा। और उसके साथ साथ और भी लोग बहुत कुछ अड़ियल से बिल्कुल लोग, मैंने ज़िंदगी में वो नहीं सोचे। वो बोलते हैं ना कि आपके पीछे जंगली कुत्तों का ऐसे झुंड, वैसे वो लोग मुझे भिड़ गए। मैं इतना रोने लगी घबरा के, मेरी रोना छूट गया गाइस, इतनी घबराई हुई थी, मैं रोने लगी। फिर वो मुझे बोल रहा है तू यहाँ पे क्यों आ गई, वहाँ पे क्यों नहीं बैठ रही है वो। तो मैं उसको फिर भी प्यार से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे चिल्लाना ये सब आता ही नहीं था। थोड़ा बहुत वो नाराज़गी भी थी ना, तो भी मैं डरती थी कि अगर मैं नाराज़ हो गई तो ये मुझे पीटने लगेगा, ये मुझे मारने लगेगा। तो मैंने उसको बोला नहीं, मैं थोड़ी देर, तुम यहाँ बैठो, मैं तुमसे बात करती हूँ, तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मतलब समझो कि एक हर्ट हुआ इंसान ढूंढता है ना कि मतलब समझो यहाँ पे कुछ लगा है तो ऐसे खून को रोक दे, या कोई हर्ट हुआ है तो उसका हाथ पकड़ के रो ले, या थोड़ा सा ऐसे वो मिल जाए। तो मैं बस वो ढूंढ रही थी जगह। मैं उसको बोल रही थी प्लीज़ तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, क्योंकि जो भी है नज़दीक का इंसान मेरे लिए तो वो ही है अभी। तो वो नहीं बैठता था। और फिर जैसे जैसे करके वो दिन निकला, रात हुई। रात होने के बाद हमको ऊपर के एक रूम में सोने के लिए बोला गया। तब मैं फिर चुपचाप, मतलब 12 साढ़े 12 बजे सब खाना पीना वो सब किया था, काम ख़त्म किया और गए थे। थक गई थी मैं बहुत ही, और मैं कपड़े चेंज करके वहाँ पे बैठी हूँ। और मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर उसका फिर से मूड टोटली चेंज, जैसे मैंने बताया लव बॉम्बिंग करना शुरू हुआ, ये सब कुछ। और फिर एकदम से उसने मेरे साथ उस वक्त फिज़िकल रिलेशन बनाया है। और मैं वहाँ पे सिर्फ ऐसे टॉय के जैसे, आई एम सॉरी गाइज मैं ये बता रही हूँ आपको, पर ये बताना बहुत ज़रूरी है, आप समझ पाओगे कि किस टाइप का वो इंसान हो भी सकता है। और मतलब आप समझ सकते हो, मैं बिल्कुल हर्ट थी, मैं चाहती थी कि मेरा कोई सिर्फ हाथ पकड़ ले या ऐसा कुछ। और उस वक्त वो थोड़ा सा ये आया, उस वक्त वो रूम का दरवाज़ा और विंडो, काफ़ी बड़ी विंडो, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ओपन रखे उसने। वो मैं उसको बोल रही हूँ डोर ओपन है, ये ओपन, उसने कुछ नहीं सुना। और 12:30 के आसपास कोई सोता भी नहीं है उनके घर में। तो ऐसे लोग थे कि अगर मैं जाऊंगी या ये लोग जाएंगे, मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो लोग पूरी रात भी मिल जाएगी ना, तो वो लोग नहीं सोएंगे पूरी रात भी, इतना नोचेंगे, मश्करी, रैगिंग, ये सब करेंगे। और मैं बिल्कुल लाश के जैसे वहाँ पे ऐसे ही पड़ी हूँ गाइस, ना मेरी बात सुन रहा है ना कुछ कर रहा है। आप सोचो कि क्या बीती होगी मुझ पे। उस वक्त मैं उसको इतना बोलती हूँ कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, तो वो तब बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुमको मिलवा दूंगा, क्योंकि उसको उसका काम करना है। वो फिर उस दिन थोड़ी देर के बाद वो सब लोग देख रहे थे ना बाहर से, वो पूरी रात उन लोगों ने शब्दों से मुझे नोचा है, मजाक उड़ा के मुझे नोचा है। और दूसरे दिन सुबह हुई, मैं नहा धो के तैयार हुई, उन लोगों ने चाय नाश्ता सब किया, मैंने मतलब उनको हेल्प कर रही थी, मेरे हस्बैंड को चाय नाश्ता दिया, वो सब ख़त्म हुआ। मैंने चाय नाश्ता कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था खाना पीना। मुझे सब लोगों के सामने उसने फिर से मारा कि मैं नाश्ता खाना नहीं कर रही हूँ। गाली गलौज करी थोड़ी बहुत, ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे ह्यूमिलिएट करा उसने।
और वो सब लोग भी अपने अपने लैंग्वेज में अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। मैं थोड़ी सी तब ज़िद पे भी आई कि मैं अब मेरी माँ को मिलना चाहती हूँ, मिलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। और वो मुझे बोल रहा है कि नहीं जाएंगे हम कहीं पे भी, हम सिर्फ आज का दिन थोड़ा सा घूमेंगे, 2-4 यहाँ पर काम है, उसकी दुकान पे जाऊँगा, इन लोगों को मिलूँगा और फिर हम निकल जाएंगे रात को। मैं नहीं बोल पाई कुछ। जैसे शाम होती जा रही थी ना गाइस, तो मैंने जिद पकड़ी कि मैं आई हूँ तो मैं मिल के ही जाऊँगी। नहीं हो पाया, नहीं मिलने दिया। फिर जब निकलने की बारी थी, मैंने उसको बोला मैं नहीं आ रही हूँ, मैं मेरी माँ को मिल के ही आऊँगी, या तो फिर तुम मुझे लेने आना, या तो फिर मैं बाद में आऊँगी, या तुम्हें फिर जो करना है तुम करो, रुक सकते हो तो एक दिन रुक जाओ, मेरी माँ को मिल के फिर जाएंगे। उसने वो बात भी नहीं मानी। फिर नवरात्रि आ रही थी, वो लोग सब बात कर रहे थे। मैं तो इतने साल में सारे फेस्टिवल ही भूल गई थी गाइस कि कौन सा फेस्टिवल है हमारा, ये सब कुछ। मैं वहाँ पे जो बातें चल रही थी ना, उसमें से पता चला कि कुछ दिन के बाद ही नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है। कुछ दिन मतलब 2-3 दिन ही बाकी थे, ज़्यादा दिन बाकी नहीं थे। तो फिर बातें करते करते, जैसे मैं उसको जानती हूँ, तो एकदम से मैंने उसको बोला मैं इतने साल से मैंने कोई त्योहार देखा नहीं है, मनाया नहीं है, तुम लोग तो मना लेते हो। वो लोग हैं ना, मुझे बाहर छोड़ देते थे जब उनके घर में त्योहार आता था, मुझे पता भी नहीं चलता था। बताऊंगी डिटेल में, बहुत कुछ है गाइस। पर मैंने उसको बोला मुझे नवरात्रि करनी है, देखनी है, यहाँ पे बहुत अच्छी नवरात्रि होती है, तो मैं रुकूंगी, मैं अब नवरात्रि के बाद ही आऊँगी। माता जी का क्या उस दिन था कि एकदम से वो मान भी गया, वो बात पे वो मान गया। पर वो रुकने के लिए नहीं माना, उसने बोला तू रुक जाओ, जब खत्म हो जाए तो बोल देना तुम्हारा जो भी है, और फिर तुम्हारी माँ को बोलना भेज दे। मैं उस वक्त कुछ नहीं बोली, उसने हाँ बोला था ही, मेरे लिए बहुत कुछ था। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। वो उस दिन रात को नहीं निकले, दूसरे दिन दोपहर को निकले थे खाना वाना खा के लंच के लिए, लेकिन मैं सुबह निकल गई थी। दूसरे दिन सुबह में निकली थी मेरी माँ को मिलने के लिए। जा नहीं सकती थी घर पे, पता है क्या मेरी कंडीशन थी। मैं जहाँ पे मेरी मम्मी का घर है, वो एरिया में, वो रोड पे जाके, जहाँ से लोग रोज़ आते जाते निकलते हैं ना, मैं सुबह उठ के 7 बजे वहाँ से निकल गई थी, किसी को बिना पूछे कहे। मेरे हस्बैंड को पता था मैं निकल रही हूँ, पर मैं 7 बजे निकल गई थी। तो उनको जो भी करना है करेंगे सब कुछ। मैं यहाँ पे रोड पे आके गाइस वेट कर रही थी कि मेरी माँ या मेरे घर से कोई निकले, मेरी बहन या कोई, तो मैं उनसे बात करूँ। इन लोगों ने मेरी ये हालत कर दी है। अब बताओ मैं किस मुंह से किसी को बोलूँ कि मैं कौन सी तकलीफ में हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं। अब तक तो लोगों ने ये समझ लिया होगा कि मैं मर गई हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल किसी से बात नहीं की थी, बात नहीं कर पाई थी मैं। इन लोगों ने मेरे सारे रिश्ते कट कर दिए थे। मैं रोड पे खड़ी रही हूँ 4-4.5 घंटे वेट करके कि कोई निकले। मम्मी कुछ, भगवान जी उनको हिम्मत दे, थोड़ी सी ताकत दे, कुछ लेने के लिए, घर का सामान या कुछ चीज़ लेने के लिए निकलेंगे तो मैं उनको मिल लूँगी। उस वक्त मम्मी निकले, साबुन लेने निकले थे वो। मुझे देख के वो बिल्कुल टूट गए। उनको देख के लगा कि वो टूट गए, वो रोना चाहते हैं, पर क्योंकि मैं सामने हूँ वो नहीं रो रहे। वही हालत मेरी है। मैं उनको पहचान नहीं पा रही थी, ना वो मुझे पहचान पा रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे कि फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं यहाँ नवरात्रि के लिए आई हूँ, और ये नहीं बोला कि वो नहीं है, मेरे हस्बैंड का नाम है। तो मैंने बोला वो भी आए हैं, काम के लिए गए हैं, वो आ जाएंगे रात तक। मेरी मम्मी तो इतने शौक में थे, वो 2-5 मिनट के लिए कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर मैंने उनको बोला कि मम्मी मैं यहाँ रुक रही हूँ। मैं कहाँ रुकूँ,
तो मैं घर पे नहीं जा सकती थी गाइस, क्योंकि मम्मी खुद बेचारे लाचार थे। वो खुद उनकी हालत अधमरी हो गई थी उस वक्त। जो मुझे पता है पापा के जाने के बाद सारे रिश्तेदारों ने हाथ ऊपर कर लिए थे। फिर कुछ करके मैंने आपको अगले वीडियो में बताया है कि एक रूम रखा था एक आंटी के घर पे थोड़े दिन के लिए। तो वो आंटी को ज़रूरत थी पैसों की थोड़ी सी, तो उनके घर पे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे घर के अंदर ही 3 रूम या 2 रूम होते हैं ना, वैसे ही एक रूम जिसमें उनका सामान भरा पड़ा हुआ था, लेकिन मतलब 1 या 2 लोग ऐसे लेट पाए उतनी जगह थी। मेरा तो कुछ सामान था नहीं, मैं जो लेके आई थी उसके साथ कपड़े, जो 3-4 जोड़ी कपड़े थे वो कपड़े थे मेरे पास, वो लेके मैं वहाँ पे रुकी। हालांकि मुझे वहाँ बिल्कुल सेफ़ नहीं लग रहा था। उनका बेटा था, उनका हस्बैंड थे, मतलब बुढ़े अंकल थे, वो आंटी थे, वो माहौल बहुत गंदा था उनका घर का। पर कहाँ रुकते, इमीडिएटली घर ढूंढना भी तकलीफ़ था और कोई देगा भी नहीं कुछ दिनों के लिए। इन आंटी को भी मम्मी ने 1 महीने का कह के लिया था और हमने 1 महीने का भाड़ा दिया था। मम्मी की कोई कंडीशन नहीं थी, फिर भी मेरी मम्मी ने 1 महीने का वहाँ पे भाड़ा है वो थोड़ा सा जुटा के दिया। मुझसे तो नहीं लेंगे, है ना। और अभी बताती हूँ मेन चीज़ गाइस। तो जिस दिन मैं मम्मी को मिली उसके दूसरे दिन मुझे वो रूम पे जाना था। अब बात माँ है तो बच्चे को देख के पहले खाना ही सोचेगी ना, कितना भी बड़ा हो जाए। और मैं इतने साल से आई हूँ तो उसकी सारी ममता उस दिन, मेरे मम्मी इतने कंडीशन में नहीं थे कि वो चल फिर सके, फिर भी वो कम से कम कितना 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, सबसे रिश्तेदारों से घर वालों से छुप छुपा के खाना पका के टिफ़िन लेके मुझे खिलाने के लिए। मैं सुबह जाती हूँ और मेरे मम्मी सुबह वापस जाते हैं, चल के आते थे और चल के जाते थे 7 किलोमीटर, 7-7.5 किलोमीटर। मैं मना करती तो भी वो कहाँ रुकने वाली थी। माँ रुकती है क्या? माँ का दिल मानता है क्या? तो वो टिफ़िन लेके आए हम दोनों के लिए। बोले तू बोल रही थी ना आएगा तो उसको बुला ले। जब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला फ़ोन करके कि तुम आ रहे हो, मैंने पहले तो ये नहीं बोला क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एकदम से नहीं आएगा। तो वो अगर मम्मी का नाम देती या कुछ बताती तो वो नहीं आता। तो मैंने उसको बोला तुम आ रहे हो ना, कितनी देर में आ रहे हो? तो बोले हाँ मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसको निकलना था, मुझे छोड़ के फिर उसको निकल जाना था। मुझे मिल के ऐसे सिर्फ फॉर्मेलिटी करके मिलने की, फिर उसको जाना था। तो वो वहाँ से सब कुछ पैक करके धर धरा के आया। वो रूम पे नहीं आया देखने के लिए कि मैं कहाँ रुकी हूँ। वो रोड पे उसने मुझे बुलाया बाहर आ जाओ। मैं बाहर गई और मेरे मम्मी भी साथ में थे, तो हम दोनों बाहर रुके। वो आया और मेरी मम्मी, मैंने उसको मिलाया कुछ नहीं, मैंने उसको बोला तुम नमस्ते तो करो, मम्मी इतने सालों से वेट कर रही है, हो सके तो थोड़ा सा आधा घंटा घर पे मिल के आ जाओ सबको। हम मिल के आए, क्योंकि मैं अकेली जाती हूँ तो पता नहीं क्या, पर शायद 2 लोगों को देख के, हमारे घर में वो है कि अगर मेहमान कोई भी हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, घर पे कोई दुश्मन भी आ जाए तो कोई नहीं बोलेगा, तो वो साथ में होगा तो शायद थोड़ा सा ठीक रहेगा। वो नहीं माना, बोले नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। मेरी मम्मी की तरफ वो देख भी नहीं रहा था। मेरी मम्मी की आंखों में इतनी लाचारी थी और मेरी मम्मी उसको ममता भरी नज़रों से देख रही थी गाइस। मैं समझ सकती थी कि वो चाहती है ना कि मतलब मेरा हस्बैंड उसको गले लगाए, मुझे उसके सामने ऐसे प्यार से बुलाए, पर वो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। फिर मेरी मम्मी ने टिफ़िन बोला कि चलो अंदर रूम पे बैठ के कम से कम खा लेते हैं, आपको घर पे नहीं आना है कोई बात नहीं, रूम है 2 मिनट का रास्ता है, रूम पे ही बैठ के तुम दोनों खा लो, मैं आप दोनों को खिला लेती हूँ। ऐसा जैसे बच्चे को बोलती है ना माँ, वैसे वो मेरे हस्बैंड को बोल रही थी। उसने इंसल्ट कर दिया, મારી પાસે આવું બધું ટાઈમ ના હોય, મને આ બધું ગમતું નથી, મને આવું બધું કંઈ આવડે નહીં, મને આવું બધું કંઈ ભાવતું નથી, मतलब मुझे मत बोलो ये सब, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, यहाँ का खाना वाना क्या है मुझे नहीं पसंद, आप मुझे ये सब मत बताओ।
मुझे ये सब समझ नहीं आता, मुझे जाना है बस। ऐसे उस वक्त नेचुरली पता नहीं कैसे, मैं नहीं बोलती, पर ऐसे मम्मी को बोला ना तो मैं गुस्सा हो गई थोड़ा सा। तो तुम खाना नहीं खा सकते हो, खाना ही तो खिला रहे ना। ऐसे तो गाइज वहाँ पे जहाँ हम खड़े थे, वहाँ पे जो दुकानें होती है ना रोड पे, वो दुकानें पे एक दुकान के आगे से बैठने की जो खुली जगह होती है, ऐसे वो दुकान के आगे रोड पे मैंने बोला तुम यहाँ खाओगे, तुमको अंदर नहीं आना है, तुमको घर नहीं जाना है, तो तुम यहाँ पे खाओ। तो उसने 1-2 बाइट लेके जबरदस्ती उठ के खड़ा हो गया वो और चला गया। पागल इंसान, साइकोपाथ। मैंने बोला तुमको कभी मैंने कुछ बोला नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम ये प्यार से खिला रहे, तुम खाना नहीं खा सकते। उसने आधी रोटी भी नहीं खाई। फिर बोले चलो अब मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे उसको छोड़ने जाना था। मैंने उसको मना किया था, मैं नहीं जाऊँगी जब तक खाना नहीं पूरा करूँगी। वो खाना मैंने अकेले खाया, उसने नहीं खाया। मेरी मम्मी देखते रह गए, माँ है तो समझ ही जाएगी। आज तक मुझे नहीं पता वो उनके मन में उस वक्त क्या हुआ, क्योंकि कोई बात ही नहीं की गाइस। और आज मेरी मम्मी ही नहीं है। मुझे कोर्ट के चक्करों में उलझा के रखा है। जितना मैं उनको मिल पाई, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो तो जानते हैं ना, माँ को पता चलता है। मैं कॉर्नर में बैठ के रोती थी ना, तो भी उनको पता चलता था, भले किसी को ना बोलो। बाथरूम में जाके रोती थी मैं, रात को 2-2, 3-3 बजे उठ के बाथरूम में जाके रोती थी जब यहाँ पे आई थी गाइस। तो मेरी मम्मी को पता चलता था, तो मुझे कुछ बताती नहीं है। तो मुझे पता, मैं उसके सामने हमेशा खुश रहती थी। नहीं मम्मी, काम का टेंशन है, जॉब जाती हूँ ना वहाँ का टेंशन है, कोर्ट में जाना होता है, तो बस वहाँ का थोड़ा सा बहुत, और कुछ नहीं, थक गई हूँ, बस इतना ही बोलती थी। और इन सब का फायदा मेरे वकीलों ने उठाया।